आज के अपने अध्याय का नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। आज का उपविषय है, प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 3 टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। तो 3 उपविषयों पर चर्चा करेंगे। पहला उपविषय रहेगा प्रमुख मौर्य शासक, दूसरा मौर्य प्रशासन, तीसरा मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। इन 3 उपविषयों पर हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले जानते हैं प्रमुख मौर्य शासकों के बारे में। मौर्य शासक न केवल महान विजेता थे, अपितु उच्च कोटि के शासन प्रबंधक भी थे। इस साम्राज्य की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी। मौर्य प्रशासन को जानने से पहले एक बार मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासकों के बारे में जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त कौन था, इसके बारे में हमारे सामने विभिन्न प्रकार की कहानियां आती हैं। एक कहानी है, बौद्ध परंपराओं के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पिता मौर्य नगर का राजा था। वह एक अन्य राजा से लड़ते हुए मारा गया। उस समय उसकी रानी, जो कि गर्भवती थी, पाटलिपुत्र में अपने भाई के पास चली गई। यहाँ पर उसने 345 ईस्वी पूर्व में एक बच्चे को जन्म दिया। इस बच्चे का नाम चंद्रगुप्त रखा गया। बालक की रक्षा के लिए उसे ग्वाले के सुपुर्द कर दिया गया। तत्पश्चात उसका लालन पोषण एक शिकारी ने किया। एक दिन जब यह बालक कुछ अन्य बालकों से मिलकर एक शाही खेल खेल रहा था, तो अचानक कौटिल्य अथवा चाणक्य की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने इस बालक को उस शिकारी से ले लिया और तक्षशिला ले आया। यहाँ पर उसने चंद्रगुप्त को 7-8 वर्षों तक सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान की, शास्त्र और शस्त्रों की शिक्षा दी। कौटिल्य तक्षशिला नगर के एक ब्राह्मण का पुत्र था। एक बार जब वह नंद शासक के दरबार में पाटलिपुत्र गया, तो उसने कौटिल्य को भारी अपमानित किया था। उस समय कौटिल्य ने भरे दरबार में यह प्रतिज्ञा की कि वह नंद वंश को समाप्त करके ही सुख की सांस लेगा। उसकी यह प्रतिज्ञा उस समय पूर्ण हुई जब उसने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राज्य सिंहासन पर बैठा दिया। एक अन्य विचारानुसार चंद्रगुप्त ने अपना बचपन तक्षशिला में नहीं अपितु पाटलिपुत्र में व्यतीत किया था। युवा होने पर उसने नंद दरबार में नौकरी कर ली थी। अपनी योग्यता के अनुसार वह शीघ्र ही उच्च सैनिक पद पर पहुंच गया। एक दिन किसी बात पर नाराज होकर नंद शासक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। वह स्थान स्थान पर घूमता हुआ तक्षशिला कौटिल्य के पास पहुंच गया। वह पहले ही नंदवंश के विरुद्ध था, इसलिए उन दोनों ने नंद वंश का विनाश करने के लिए संयुक्त प्रयास करने का निर्णय किया। अनेक इतिहासकारों के और भी विचार हैं कि चंद्रगुप्त नंद वंश का एक राजकुमार था। उसकी मां का नाम मूरा था, जो शूद्र जाति की थी, इसलिए चंद्रगुप्त के वंश का नाम मौर्य पड़ गया। एक बौद्ध परंपरा में एक और विचार भी आता है कि इस वंश के लोगों को हिमालय में एक ऐसे भाग में शरण लेनी पड़ी जहां पर बहुत मोर पाए जाते थे, इस कारण ये लोग मौर्य कहलाए। कुल मिलाकर यह निर्णय आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र वंश का था। इसका जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ। इस सम्राट की शिक्षा दीक्षा तक्षशिला में कौटिल्य के संरक्षण में हुई। तक्षशिला आजकल पाकिस्तान में है। इसके बारे में आगे हम जानेंगे, इसके खंडरात देखेंगे। इनके समय में ही जब ये तक्षशिला के विद्यार्थी थे, उस समय 326 में सिकंदर का आक्रमण हुआ। 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर फिलिप्स को अपना गवर्नर बनाकर वापस चला गया था और पीछे से उसके जाने के बाद 322 ईस्वी पूर्व में वहां जनता ने विद्रोह कर दिया पंजाब में और फिलिप्स की हत्या कर दी। इन्हीं परिस्थितियों का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर अधिकार कर लिया।
इस विजय में उनके गुरु कौटिल्य की प्रमुख भूमिका रही। पंजाब को जीतने के बाद लक्ष्य उनका मगध था। 321 ईस्वी पूर्व में विशाल सेना के साथ मगध पर आक्रमण कर दिया। कौटिल्य का लक्ष्य था मगध, क्योंकि मगध के शासक धनानंद ने कौटिल्य का अपमान किया था और कौटिल्य ने उसको समाप्त करने की प्रतिज्ञा ले रखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य की अगली विजय हम देखते हैं शैलुकस से युद्ध। शैलुकस मध्य एशिया का शासक था। सिकंदर ने अपना गवर्नर इस क्षेत्र में उसे नियुक्त किया था, यानी कि कंधार और इससे ईरान इराक का इलाका आता था। इसमें काबुल, कंधार, हिरात, बलूचिस्तान, ये सारा इलाका सेल्यूकस के अधीन था। इस पर आक्रमण कर दिया और विजय प्राप्त कर ली सेल्यूकस पर। सेल्यूकस ने हार स्वीकार करते हुए अपनी पुत्री हेलन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस को भेंट किए। चंद्रगुप्त मौर्य की अन्य विजय भी हैं, जैसे उन्होंने पश्चिम में सौराष्ट्र को जीत लिया, गुजरात क्षेत्र में, दक्षिण में मैसूर तक के क्षेत्र को जीत लिया और इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक विशाल साम्राज्य हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठे। 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व तक बिंदुसार ने राज किया। इसने चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य को सुरक्षित रखा। उसके समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ, जो इसके पुत्र अशोक ने दबा दिया। इसके दरबार में यूनान के शासक एंटियोकस ने डीमेकस को राजदूत बनाकर भेजा। ऐसे ही मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने डायोनोसियस को राजदूत बनाकर भेजा। इस तरह से अनेक शासकों ने इसके दरबार में राजदूत बनाकर भेजे। इससे अनुमान लगता है कि बिंदुसार एक महान व्यक्तित्व था। इसे 16 रानियों से 101 पुत्र थे। अगले शासक थे अशोक। 273 ईस्वी पूर्व में अपने पिता की मृत्यु के बाद अशोक शासक बना। कहते हैं यह अपने 101 भाइयों में बड़ा नहीं था। उन दिनों में सबसे बड़ा गद्दी पर बैठेगा, ऐसा नियम था। इसलिए भाइयों से लड़ाई झगड़ा हुआ। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 269 ईस्वी पूर्व में अपने 100 भाइयों की हत्या करके विधिवत गद्दी पर बैठा। अशोक सम्राट के बारे में विस्तार से हम आगे और पढ़ेंगे। अब अगला विषय है हमारा मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन का अध्ययन करने के लिए हम अपनी सुविधा हेतु 9 भागों में बांट लेते हैं। पहला केंद्रीय शासन प्रबंध, दूसरा प्रांतीय शासन प्रबंध, तीसरा पढ़ेंगे जिला प्रबंध, चौथा नगरों का प्रबंध, पांचवा स्थानीय प्रबंध, छठा पढ़ेंगे वित्तीय प्रबंध, सातवां न्याय प्रबंध, आठवां गुप्तचर प्रबंध और 9वां सैनिक प्रबंध। इस तरह से 9 प्रकार के प्रमुख प्रबंध उनके थे, जिससे बड़ा सुशासन ये जनता को देते थे और इनका साम्राज्य इस प्रबंध व्यवस्था के कारण सुरक्षित था। अब विस्तार से केंद्रीय शासन प्रबंध के बारे में पढ़ते हैं। केंद्रीय शासन प्रबंध 2 ध्रुवों पर घूमता था, राजा और मंत्री परिषद। प्रमुख ध्रुव तो राजा ही था, उसके चारों तरफ मंत्री परिषद थी। राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी था। सभी अधिकार इसके हाथों में सुरक्षित थे। राजा के अधिकारों को हम देखते हैं, एक बार पहले भी हम पढ़ चुके हैं इस बारे में। राजा का पद पैतृक था। राजा के मुख से निकला हुआ शब्द ही कानून था। राजा के सभी अधिकार राजा के पास सुरक्षित थे। राजा अपनी मर्जी से किसी को भी अधिकारी नियुक्त कर सकता था। सेना का सर्वोच्च सेनापति भी राजा ही होता था।
राजा को अपनी मर्जी से कर लगाने का अधिकार था। इतना होते हुए भी राजा नैतिकता और मानवता को ध्यान में रखते हुए शास्त्र सम्मत और न्यायोचित काम करता था। वह अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को बड़ी ही पवित्रता से निभाता था। अब मंत्रिपरिषद के बारे में जानते हैं। राजा बहुत ही ईमानदार और योग्य व्यक्तियों को अपना मंत्री नियुक्त करता था। वह अलग अलग विभागों के अलग अलग मंत्री होते थे। अपने अपने विभाग के बारे में राजा को मंत्री सलाह देते थे। प्रमुख मंत्रियों को देखते हैं कौन कौन से थे। एक होता था प्रधानमंत्री। यह राजा को शासन के हर क्षेत्र में परामर्श देता था, सलाह देता था राजकार्यों में। प्रशासन के प्रत्येक विभाग पर नजर भी रखता था। प्रधानमंत्री बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति होता था राजा का। पुरोहित, यह राज दरबार का पुजारी होता था। धार्मिक कार्यों को राजा को परामर्श देता था और धार्मिक कार्यों को संपन्न करवाता था। सेनापति, प्रधान सेनापति तो राजा ही होता था, परंतु यह सैनिक कार्यों की चिंता करता था, राजा को युद्ध और संधि के लिए परामर्श देता था। सन्निधाता, राजा का प्रधान कोषाध्यक्ष होता था। प्रधान कोषाध्यक्ष। समाहर्ता, यह कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। टैक्स यही निश्चित करता था, और यानी कि समाहर्ता टैक्स निश्चित करता था। सन्निधाता के पास सारा पैसा आकर इकट्ठा होता था, कोषाध्यक्ष एक तरह से। अनेक और मंत्री भी होते थे, जैसे दंडपाल जो पुलिस का काम करता था, आमात्य जो न्याय और सामान्य प्रशासन का काम देखता था, दुर्गपाल जो किलों का काम देखता था, कर्मांतिक जो कारखानों का काम देखता था, गृह मंत्री को द्वारिक कहा जाता था, उच्चतम कोटि के अधिकारियों को तीरथ कहा जाता था। ये सब उच्चतम कोटि के अधिकारी थे, मंत्री भी, और सब तीरथ समान थे, पूजनीय थे, सब सम्मान करते थे इनका। अब दूसरा विषय देखते हैं, प्रांतीय प्रबंध। प्रांत का मुखिया प्राय राजकुमारों को ही बनाया जाता था, जिन्हें कुमार कहा जाता था। इनके सहयोग के लिए अनेक अधिकारी होते थे। लोगों के कल्याण के कार्य करना, प्रांत में शांति व्यवस्था बनाए रखना, कर आदि के एकत्रीकरण में सहयोग करना। मौर्य प्रशासन के दौरान 4 प्रांत रहे, परंतु बाद में अशोक के समय में 5 हो गए। 5वां कौन सा था? सम्राट अशोक ने कलिंग को जीतकर 5वां प्रांत बनाया। कहते हैं कि इनके दादा और इनके पिता भी कलिंग को नहीं जीत पाए थे, और इनके लिए यह सम्मान का विषय बना हुआ था कि किसी भी तरह से हम कलिंग को जीतें। तो सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करके और कलिंग को अपने क्षेत्र में मिला लिया। परंतु कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक के जीवन में एक युग परिवर्तन करने वाला युद्ध था। इन 5 प्रांतों की स्थिति देखते हैं। मगध प्रांत, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, मैप में देखते हैं, ये पाटलिपुत्र है। ये मगध प्रांत था, आसपास का इलाका। दूसरा प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत तक्षशिला। ये यहां तक्षशिला पाकिस्तान में इस समय, मैप में दिखाऊंगा आगे आपको मैं। ये तक्षशिला था, ये भी खूब लंबा चौड़ा इलाका लिए बैठा था। तीसरा पूर्वी प्रांत, राजधानी उज्जैन, उज्जैनी इसको उस समय कहते थे। ये देखिए विद्यार्थियों, यहां मैप में उज्जैन है, इसके आसपास का इलाका इस राजधानी में आता था। और ऐसे ही मगध का विशाल साम्राज्य दूर तक यहां फैला होगा, तक्षशिला का यहां दूर तक फैला होगा। दक्षिण प्रांत, राजधानी स्वर्णगिरी, दक्षिण में आइए, ये स्वर्णगिरी है। यहीं पर जाकर चंद्रगुप्त मौर्य, जो बाद में कहते हैं कि जैन बन गए थे, और यहीं जाकर उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, भूखे रह करके। जो जैनी संतों में एक परंपरा होती है प्राण त्यागने की, भूख से।
कलिंग जो पांचवा प्रांत था, इसकी राजधानी तोशली थी। ये सम्राट अशोक ने मिलाया था। तोशली प्यारे विद्यार्थी ये रहा। और इस तरह से विशाल साम्राज्य इन्होंने 5 प्रांतों में बांटा। ये पूरे विशाल साम्राज्य दक्षिण में यहाँ तक, पूर्व में असम तक का इलाका, आज का भूटान वगैरह सब आते थे। इधर तिब्बत का भी बहुत सा इलाका इसके अधीन आता था, और अफगानिस्तान तक का इलाका, और आज के बलूचिस्तान होते हुए गुजरात तक, और ये पूरा यहाँ तक भारत का इलाका था उस समय का। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था। जिला प्रबंध यानी कि प्रांतों को आगे जिलों में बांटा हुआ था। मौर्य साम्राज्य को प्रांत से आगे आज की ही तरह जिलों में बांटा हुआ था। जिले को उस समय जनपद कहते थे। आज भी आप यूपी में जाओगे तो कई जगह जनपद आज भी शब्द प्रयोग होता है जिले के लिए। तथा जिले के अधिकारी को प्रादेशिक कहा जाता था, यानी कि प्रादेशिक नाम का अधिकारी जिले को देखता था। उसकी सहायता के लिए राजुक और युक्त नाम के 2 अधिकारी होते थे। राजुक का कार्य क्या था? कृषि लगान निश्चित करना। और युक्त का काम क्या होता था? लेखा अधिकारी होता था, रिकॉर्ड कीपर। सारा रिकॉर्ड इसके पास होता था राजस्व का। ये जिले में नगर भी आते थे, ग्राम भी आते थे। तो गांव का प्रबंध और नगरों का प्रबंध बारी बारी से पढ़ते हैं। तो नगरों का प्रबंध देखते हैं सबसे पहले। मौर्य काल में बड़े बड़े नगर जैसे पाटलिपुत्र, तक्षशिला, कौशाम्बी, उज्जैन आदि के लिए विशेष प्रकार का शासन प्रबंध किया हुआ था। नगर के मुखिया को नगर अध्यक्ष कहा जाता था। इसकी सहायता के लिए 30 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। आगे इन 30 सदस्यों को 6 समितियों में बांट दिया जाता था। प्रत्येक समिति में 5 व्यक्ति काम करते थे, अर्थात 5-5 व्यक्तियों की 6 समितियां होती थी। ये सभी समितियां मिलकर के नगर के भवनों, बाजारों, मंदिरों, अनलोक भलाई के कार्यों में अपना योगदान देती थी। नगर के इस प्रकार के सुंदर प्रबंध को देख करके विदेशी भी विस्मत रह जाते थे। एक बार विस्तार से हम इनका नगर प्रबंध देखते हैं कि कौन सी समिति क्या कार्य करती थी। पहली समिति शिल्प व कारखानों का काम देखती थी। हथकरघा उद्योग का, कारखानों में क्या बनता है, कहाँ उनको माल उपलब्ध कराना, उनके माल का ध्यान रखना, उनको सुख सुविधाएं देना। दूसरी समिति व्यापारियों के हितों की। कोई माल लाता था, ले जाता था, कोई रुकता था करके नगर में, उनका सब प्रबंध ये करती थी। विदेशी व्यापारी आते थे, उनको रोकती थी ताकि उनको कोई असुविधा ना हो, व्यापार में उनको कोई दिक्कत ना आए। तीसरी समिति जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड रखती थी। देखो उस समय भी जन्म मृत्यु का पूरे नगर का रिकॉर्ड तैयार किया जाता था। चौथी समिति व्यापार के नियम बनाती थी। क्या नियम होंगे, कितने टैक्स लगेंगे, और उन नियमों को लागू भी करवाती थी। पांचवी समिति कारखानों के माल का निरीक्षण करती थी। कोई माल में मिलावट तो नहीं कर रहा था, कोई नकली माल तो नहीं बना रहा है, तोल आदि का भी ध्यान रखती थी, कोई कम तो नहीं तोल रहा है। छठी समिति बिक्री कर इकट्ठा करती थी। इस तरह से 6 समितियां बड़े सुंदर ढंग से नगरों का प्रबंध करती थी। अब मौर्यों का स्थानीय प्रबंध देखते हैं। जिले अथवा जनपदों को आगे मंडलों में विभक्त किया गया था। प्रत्येक जिले में 5 से 10 संयुक्त गांवों को मिलाकर एक मंडल बनाया जाता था। इन मंडलों के गोप और स्थानिक नाम के 2 मुख्य अधिकारी होते थे। गोप भूमि व कृषि संबंधी सभी रिकॉर्ड रखता था, वहीं स्थानिक भूमि का लगान इकट्ठा करता था। गांव का मुखिया ग्रामिक होता था। गांव में ग्रामिक की सहायता के लिए पंचायत होती थी। केंद्र सरकार स्थानीय प्रबंध में बहुत कम हस्तक्षेप करती थी। अब वित्तीय प्रबंध देखते हैं मौर्यों का। मौर्य शासकों का वित्तीय प्रबंध बहुत अच्छा था। आय का प्रमुख साधन भूमि कर था।
भूमि कर 1/6 से 1/4 तक लिया जाता था। कर का निर्धारण भूमि की उपजाऊ शक्ति के अनुसार कम या ज्यादा होता था। भूमि कर को भाग बोला जाता था। इनके अतिरिक्त मौर्य शासक व्यवसायों पर, वनों पर, खानों पर, अमीर लोगों पर कर लगाती थी। चुंगी कर, जुर्मानों और उपहारों से भी सरकार की आय होती थी। राजा इस आय का बड़ा हिस्सा जन कल्याण पर खर्च करता था, जैसे सिंचाई की व्यवस्था करवाना, दान देना, सड़कों का निर्माण करवाना, अस्पताल आदि खुलवाना। मौर्यों का न्याय प्रबंध, बड़े न्यायप्रिय शासक मौर्य माने जाते हैं। प्रजा को न्याय देने के लिए राज्य भर में कई न्यायालय स्थापित करते थे। प्रजा के दुख दर्द को दूर करने के लिए स्वयं भी भ्रमण करते रहते थे। मौर्य काल में अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता था। छोटे अपराधों के लिए जुर्माना व बड़े अपराधों को मृत्युदंड का प्रावधान था। मेगास्थनीज ने न्याय व्यवस्था की बड़ी तारीफ की है। लोग घरों को ताला नहीं लगाते थे। मेगास्थनीज, प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में शैलुकस का राजदूत था। जब चंद्रगुप्त ने शैलुकस पर आक्रमण किया, उस समय शैलुकस ने अपना एक राजदूत भी उसके दरबार में भेजा था, मेगास्थनीज नाम का, और जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। और इस इंडिका में हमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का काफी विवरण मिलता है। हालांकि इंडिका आज है नहीं, परंतु स्ट्रैबो, एरियन जैसे उस समकालीन इतिहासकारों की पुस्तकों में हमें इंडिका के रेफरेंसेस मिलते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, गुप्तचर प्रबंध। किसी भी शासन की सफलता गुप्तचर व्यवस्था पर निर्भर करती है। साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछा हुआ था। वे राजकुमारों, सरकारी अधिकारियों तथा प्रजा की गतिविधियों पर भी गुप्तचरी रखते थे। यानी कि राजकुमारों के पीछे भी गुप्तचर रहते थे, सरकारी अधिकारियों के पीछे भी गुप्तचरी करते रहते थे उनकी, और प्रजा क्या कर रही है ये भी सारी गुप्तचरी करके राजा को सूचना देते थे। विदेशों की घटनाओं की गुप्तचरी भी करके लाते थे ये। गुप्तचर राजा तक भेजते थे सभी प्रकार की सूचनाएं। जो गुप्तचर एक स्थान पर रहकर कार्य करते थे उन्हें संस्था कहते थे। जो लोकल सूचनाएं देते थे, इकट्ठी करते थे, वो संस्था कहलाते थे। और जो दूर दूर तक घूम घूम करके गुप्तचरी कर कर लाते थे वो संचार कहलाते थे। इस तरह से गुप्तचरी उन्होंने दो भागों में बांटा हुआ था, संस्था और संचार। गुप्तचरों की निगरानी के लिए गुप्तचर भी होते थे, यानी कि गुप्तचरों के ऊपर भी गुप्तचर लगा रखे थे कि कोई गुप्तचर गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। कहते हैं कि गुप्तचरी में स्त्रियां अधिक कुशल मानी जाती थी, तो उस काल में स्त्रियां बहुत अधिक मात्रा में गुप्तचरी का कार्य करती थी। मौर्यों का सैनिक प्रबंध। मौर्यों के पास अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए व विदेशी आक्रमण से रक्षा के लिए एक विशाल सेना थी। चंद्रगुप्त के सैनिकों की कुल संख्या 6,90,000 थी। पैदल सेना, घुड़सेना, हाथी सेना, रथ सेना, इस कई प्रकार की सेना थी। एक पैदल सेना, दूसरी घुड़सेना, तीसरी हाथी सेना, चौथी रथ सेना और पांचवी जल सेना भी इनके पास थी। मौर्यों के पास नौसेना बहुत मजबूत थी, क्योंकि इनके साम्राज्य के साथ विशाल समुद्र, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी लगते थे। एक प्रशिक्षित सैनिक को वो 500 पण देते थे तनख्वाह के रूप में, और सेनापति को 48,000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। पण एक चांदी का सिक्का होता था। युद्ध में वीरता दिखाने वालों को विशेष पुरस्कार भी दिया जाता था। सैनिक प्रबंध के लिए 30 सदस्यों की एक समिति होती थी, जो आगे 6 उप समितियों में बटी होती थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। अब 5 सदस्य यानी कि जैसे नगरों को 6 समितियों में बांटा था, ऐसे सेना को भी प्रबंध व्यवस्था के लिए 6 समितियों में बांटा था। पहली समिति पैदल सेना की देखरेख करती थी, दूसरी समिति घुड़सेना की देखरेख करती थी, तीसरी समिति रथ सेना की देखरेख करती थी, चौथी समिति हाथी सेना की देखरेख करती थी,
पांचवी समिति नौसेना और जहाजों की व्यवस्था देखती थी, यानी कि समुद्री सेना की। छठी समिति सेना के प्रशिक्षण और युद्ध के लिए हथियारों व रसद का प्रबंध करती थी, यानी कि प्रबंध समिति थी एक तरह से। उनके लिए हथियार तैयार कराना, उनके लिए रथ तैयार कराना, हाथी घोड़े ला कर देना, इस तरह के कार्य ये करती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि मौर्यों का शासन प्रबंध उच्च कोटि का था, इसलिए विशाल और मजबूत साम्राज्य इनका रहा। अब अपना अगला विषय देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। मौर्य साम्राज्य के पतन के अनेक कारण रहे हैं। पहला कारण है तानाशाही शासन। तानाशाही यानी कि राजतंत्र। हमने जो पढ़े थे कि राजा के ऊपर कोई अंकुश नहीं था, तानाशाही शासन था। जैसे कई बार राजा की प्रजा परेशान हो जाती थी और विद्रोह कर बैठती थी या सहयोग नहीं करती थी, तो तानाशाही शासन के कारण से साम्राज्य कमजोर हो गया। विशाल साम्राज्य था। हमने देखा दक्षिण में मैसूर तक, पश्चिम में अफगानिस्तान तक, पूर्व में असम तक, उत्तर में हिमालय तिब्बत से छूता हुआ। इतना विशाल साम्राज्य संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। राजधानी का केंद्र में नहीं होना। अब पाटलिपुत्र एक साइड में हो गई इनकी राजधानी, और उधर कहाँ सुदूर अफगानिस्तान और सुदूर मैसूर, इतने दूर तक के साम्राज्य को टिकाए रखना लंबे समय तक मजबूती के साथ बड़ा मुश्किल काम था। फिर कर्मचारियों के अत्याचारी बढ़ गए। कहते हैं कि आम आदमी अपनी मर्जी से न्याय करने लगे थे, भ्रष्टाचारी हो गए थे, घूसखोर हो गए थे। अन्य अधिकारी भी इस तरह से खराब होते चले गए और कर्मचारियों के अत्याचार से जनता तंग आ गई। साम्राज्य का विभाजन। कहते हैं कि अशोक के बाद साम्राज्य टुकड़े टुकड़े होता चला गया। अशोक के बाद जालोक ने कश्मीर पर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। वीरसेन ने गांधार पर अफगानिस्तान की तरफ अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। बाकी साम्राज्य बचा वो संप्रति और दशरथ ने बांट लिया। तो टुकड़े टुकड़े साम्राज्य, छोटे छोटे साम्राज्य बट जाने के कारण आपस में इनके वैमनस्य भी बढ़ गए और मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। वित्तीय संकट भी, विशाल सेना, अनाप शनाप खर्च सुदूर तक, तो इन कारण से जनता के ऊपर अत्याचार, अधिक टैक्स वसूलना, इससे वित्तीय संकट पैदा हो जाता है और वित्तीय संकट के कारण पतन की तरफ चले गए। विदेशी आक्रमण। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर यूनानी डिमिट्रियस ने आक्रमण कर दिया अफगानिस्तान की तरफ। इस तरह से विदेशी आक्रमणों से भी यह साम्राज्य कमजोर होने लगा। सम्राट अशोक का उत्तरदायित्व भी मानते हैं। कहते हैं सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, अहिंसा के पुजारी बन गए, किसी से युद्ध नहीं करना, सैनिकों को धर्म प्रचार के लिए महामात्र बना दिया। वो धर्म का प्रचार करते फिरते थे जनता में। इसलिए जब तक सम्राट अशोक रहे तब तक सब ठीक रहा, पड़ोसी राज्यों से भी अच्छे संबंध रहे। परंतु अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। विदेशियों ने आक्रमण कर दिया, प्रशिक्षित सेना नहीं थी क्योंकि सेना धर्म प्रचार करती थी। तो ऐसी स्थिति में सैनिक लड़ना भूल गए, जनता में पराक्रम खत्म हो गया, सैनिकों में वीरता और बहादुरी की कमी आ गई। ऐसी स्थिति में साम्राज्य का पतन हो गया। तत्कालिक कारण, जो प्रमुख कारण था, कहते हैं बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। उसने बृहद्रथ की हत्या कर दी 185 ईस्वी पूर्व में और शुंग वंश की स्थापना की, और इस तरह से उसने मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया। तो ये प्यारे विद्यार्थियों, हमने मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासकों के बारे में, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में और मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में चर्चा की। अब अभ्यास के प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का वर्णन करो। मौर्यों के नगर प्रशासन का वर्णन करो। मौर्यों के सैनिक प्रबंध का वर्णन करो। मौर्य साम्राज्य में कितने प्रांत थे, वर्णन करें। मौर्य साम्राज्य के पतन के कोई 5 कारण लिखें। प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप इस स्लाइड में से ही देख करके लिख सकते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर इस
लेक्चर में उपलब्ध हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।